चलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन। अब ये हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट। इससे पहले हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में चर्चा किए। अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो कमियां थी वो इस हाइब्रिडाइजेशन से समझ आएंगी और उनकी रेमेडीज, उनकी दवाई क्या है, कमी कैसे दूर होती है। सो दैट इज एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो परेशानियां हैं उनका ये इलाज है हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। अब हाइब्रिडाइजेशन से पहले, क्योंकि एक बार थोड़ा ये समझ लिया जाए कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में किस तरह की गड़बड़ी थी, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन को समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा अपने लिए। तो अगर हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें, अगर हम बच्चों बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें, सो दिस थ्योरी प्रपोज दैट द कोवेलेंट बॉन्ड्स का जो फॉर्मेशन होता है दैट इज ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स। तो इन्होंने ये बताया कि फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ covalent bond, formation of covalent bond, इसका रीजन है ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड प्योर ऑर्बिटल्स। हाफ फिल्ड प्योर ऑर्बिटल्स यानी कि एस, पी या डी। हमने ठीक से समझा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि ये ओवरलैपिंग कैसे होती है। सो दिस वाज प्रपोज्ड इन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि कोवेलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है उसका रीजन है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग। फाइन। लेकिन बच्चों, ये जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की बात करी गई, इससे क्या हुआ कि जो ज्योमेट्री थी वो ज्योमेट्री एक्सप्लेन नहीं कर पाई ये थ्योरी। इस थ्योरी से क्या हुआ कि जो ज्योमेट्री थी मॉलिक्यूल की, दैट ज्योमेट्री कुडंट बी जस्टिफाइड। तो जो प्रॉब्लम थी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में वो क्या थी कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी, this theory, comma, geometry of molecules couldn't be justified। अच्छा, ज्योमेट्री के साथ साथ क्या है, और भी कई चीजें जो थी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने जस्टिफाई नहीं कर पाई। एक चलो बच्चों एग्जाम्पल से समझते हैं, जरा देखते हैं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या क्या गड़बड़ी थी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या क्या गड़बड़ी थी जिसके चलते फिर इस हाइब्रिडाइजेशन को आना पड़ा। तो जरा देखते हैं। बच्चों एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं। से एक मेथेन एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है इस हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए, और ये भी समझने के लिए कि वाई बैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज नॉट सफिशिएंट या वाज नॉट परफेक्टली ऑल राइट, ऐसे भी कह सकते हैं। जैसे अगर हम मेथेन का एग्जाम्पल देखें, तो वैसे तो हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग को सीखे ही थे, ये भी सीख लिए कि बॉन्ड एक्चुअली कैसे बनता है अगर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें। एक बार जरा फिर से देखते हैं। तो अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 हो जाता है। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, देन दिट इज 1s2 2s2 and 2p2. So this is your carbon. Now this is the ground state configuration of this carbon. Ground state क्यों बोला जा रहा है? Ground state इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी ये से आइसोलेटेड कार्बन है, तो उसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। और इसकी जो बैलेंस शेल है दैट इज द सेकेंड शेल। जो लास्ट शेल है दैट इज द बैलेंस शेल फॉर दिस कार्बन, दिस इज द बैलेंस शेल। फाइन। अब इस बैलेंस शेल में
अगर हम थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स को अगर ड्रॉ करके देखें बच्चों, तो गौर से देखें, ये S है अपना 2s, दिस इज योर 2s, और उसके साथ साथ हमारे पास 2p भी है और दिस इज 2p। ओके, तो 2p में क्या है, 3 ऑर्बिटल्स हैं और 2s में 2 एक ही होता है। तो जो 2s है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, तो दोनों नेचुरली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जो 2p है तो उस 2p में हमें फिर से 2 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। तो हुंड के रूल के हिसाब से दोनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखेगा। फाइन। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कार्बन। अच्छा, लेकिन जब ये इस मेथेन में हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो कैसा होता है, अगर इसका हम लुईस स्ट्रक्चर बनाए, अगर इस कार्बन का लुईस स्ट्रक्चर बनाए तो इस मेथेन का लुईस स्ट्रक्चर बनाए, तो इस कार्बन के पास बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वैसे ही क्या है कि अपने हाइड्रोजन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, एंड देयर आर 4 हाइड्रोजन्स, और ये चारों हाइड्रोजन क्या करते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और 4 हाइड्रोजन है, तो होता क्या है कि इस तरह से आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं, और ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स हमारे सामने आ जाते हैं। ये हो गया अपना लुईस स्ट्रक्चर। तो यहां पर क्या हुआ कि जब ये लुईस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि भाई ठीक है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट है, तो बात बन गई, ठीक है। लेकिन ये अगर हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी या ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से इस बात को समझने का प्रयास करें, तब बच्चों देखो कैसा होता है। तो ये तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम इसी का कार्बन का जब एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो ये जो 6 कार्बन है, ये क्या हो जाता है कि यहां पर ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो जाता है, इसकी एनर्जी, चूंकि एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी बढ़ जाती है, तो एनर्जी बढ़ने के चलते ये इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड हो जाते हैं, और बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है कहां, 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है 2p के पास। तो एक्साइटेड स्टेट में 1s2 तो ठीक ही है, 1s2 तो चूंकि जो भी ये जो अनपेयरिंग होती है बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की होती है, बट तो यहां पर हो जाता है ये 2s1, और बच्चों ये हो गया 2p3। तब जो नया सेटअप दिखा हमें, या जो नए इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम दिखा, वो कैसा दिखेगा, वो हो गया कुछ ही। ओके, तो इसमें क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन यहां भी है, 1 इलेक्ट्रॉन यहां तो पहले से ही था, ये 2p है। अब बच्चों आप चाहें तो 1 इलेक्ट्रॉन, चूंकि आपके मन में आ सकता है कि ये तो सर जो है स्पिन डाउन है, स्पिन डाउन इलेक्ट्रॉन है, तो आप चाहें तो उसको ऐसे बना सकते हैं, लेकिन जनरली क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन सबको एक ही जैसा बना देते हैं, लेकिन आप चाहें तो नीचे भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक, ये केवल फिगर हमें ये बताता है कि पहले जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे 2s सबशेल में, अब वो क्या हुए, वो अनपेयर्ड हो गए, और अनपेयर्ड हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर, 1 इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन हो गया ड्यू टू हायर एनर्जी, एंड इट मूव्स इनटू 2p सबशेल। अच्छा ठीक है, तब इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए। अगर इसे 4 हाइड्रोजन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाने हैं, तो ये तभी संभव है बच्चों जब इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से तो 2 ही बॉन्ड बनेंगे ना, और 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फिर डबल बॉन्ड बनेगा, तो उसे डबल बॉन्ड तो बनाना नहीं, इसे तो सिंगल बॉन्ड ही बनाने। तो इसके लिए इसे ये करना ही होगा, इसके एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन ये होना ही चाहिए। अच्छा ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब भाई इतनी बात तो समझ आ गई कि एक्साइटेड स्टेट का ये कॉन्फ़िगरेशन है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि हम जरा हाइड्रोजन को भी लिख लेते हैं, हम जरा हाइड्रोजन को भी लिख लेते हैं। तो हमारे पास से 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को से हम ऐसे लिख देते हैं, से यहां लिख देते हैं, से दिस इज योर हाइड्रोजन 1, एक है हाइड्रोजन 2, या एक काम करते हैं, एक लाइन से लिख देंगे तो जगह नहीं है, तो सब कुछ आ जाएगा उसी में। ओके, तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन्स को जरा, हाइड्रोजन में तो केवल 1s1 ही होता है, हाँ?
So now I am doing 4 hydrogens here. ये पहले हाइड्रोजन का 1s1 है, ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s1 है, फिर ये तीसरे हाइड्रोजन का 1s1 है, और ये चौथे हाइड्रोजन का 1s1 है. फाइन. So this is 1s1 for H1 मान लेते हैं. This is 1s1 for H2. This is 1s1 for H3 and this is 1s1 for H4. हाइड्रोजन का नाम लिख देते हैं. This is H1, this is second hydrogen, this is third hydrogen and this is fourth hydrogen. अब बच्चों जरा गौर से देखें तो जो पहला हाइड्रोजन है, पहले हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, और सबका स्पिन हमने क्या किया है, ऑपोजिट बना दिया, क्योंकि ऊपर के स्पिन कैसे थे, ऊपर के स्पिन जो थे वो स्पिन अप है, तो नीचे स्पिन डाउन बना दीजिए. ध्यान रखें बच्चों, इसमें कतई कंफ्यूज ना हो, आप इस इलेक्ट्रॉन को नीचे भी बना सकते हैं. ये केवल इस बात को रिप्रेजेंट करता है, चलिए आप नीचे ही बना लिए तो और ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा, नहीं अनावश्यक मन में एक विचार आ जाएगा कि सर इसका स्पिन कैसे पलट गया. तो इसको चलो हम क्या करते हैं, नीचे ही बना देते हैं. अब इसको नीचे बना दिए तो इसमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, ऊपर बना देते हैं, किसी एक को ऊपर बना देते हैं. ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों कैसे बॉन्डिंग होगी. कार्बन के जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाइड्रोजन के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक एक करके सिंगल बॉन्ड बनाते हैं. तो बना देते हैं फटाफट. जैसे सबसे पहले तो ये एक बॉन्ड बन गया, फिर ऐसे ही एक दूसरा बॉन्ड बन गया इन दोनों की ओवरलैपिंग से, इसकी ओवरलैपिंग से तीसरा बॉन्ड बन गया और इसकी ओवरलैपिंग से ये चौथा बन गया. अब ये बात तो समझ आ गई भाई, ये बात तो एकदम समझ आ गई कि ये जो लुईस स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से क्या लॉजिक है. अब अगर इसे हम ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के टर्म्स में कहें, अगर हम इस बात को ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के टर्म्स में कहें तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई एक जो है 1s 2s ओवरलैपिंग से एक बॉन्ड बन रहा है और 1s 2p ओवरलैपिंग से 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं. तो अगर हम इसमें ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के संदर्भ में बात करें तो देखो क्या रिजल्ट लिखेंगे बच्चों. तो हम ये एकदम क्लियरली समझ पा रहे हैं इस फिगर को देखकर कि एक बॉन्ड तो ऐसा है, या चलो नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं, जगह नहीं है, यहां पहले समझ लीजिए. एक बॉन्ड ऐसा बना जो 2s का एक इलेक्ट्रॉन और 1s के एक इलेक्ट्रॉन, उनकी ओवरलैपिंग हुई तो बच्चों एक बॉन्ड बन गया. फिर बाकी के 3 बॉन्ड ऐसे हुए कि 1s का एक इलेक्ट्रॉन और 2p का एक इलेक्ट्रॉन, 1s का एक इलेक्ट्रॉन, 2p का इलेक्ट्रॉन, 1s का इलेक्ट्रॉन और 2p का एक इलेक्ट्रॉन. तो 3 बॉन्ड ऐसे बन गए. तो कुल मिलाकर 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स आए. So in total there are 4 covalent bonds in this particular example. और प्यारे बच्चों इन 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स में 2 कैटेगरी के बॉन्ड्स हमें दिख रहे हैं. इन 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स में वी आर हैविंग 2 कैटेगरी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स. एक कैटेगरी तो ऐसी है कि ओनली 1 बॉन्ड इज देयर, और ये बॉन्ड ऐसा है जो किससे प्रकट हुआ है, ये हुआ है 1s. तो बच्चों एक बॉन्ड तो ऐसा है जो 1s और 2s ओवरलैपिंग से आया, 1s 2s ओवरलैपिंग से आया. फाइन. और उसके बाद 3 बॉन्ड्स ऐसे हैं, 3 बॉन्ड्स ऐसे हैं, 3 बॉन्ड्स ऐसे हैं जो कि 1s और 2p ओवरलैपिंग से बने है ना, 1s 2p ओवरलैपिंग. तो अब अगर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की इन बातों को सही माना जाए तो देखो हमें क्या क्या नजर आना चाहिए. हम ये तो समझते ही हैं कि 1s 2s ओवरलैपिंग और ये जो दूसरी वाली है जिसको कि 1s 2p ओवरलैपिंग कह रहे हैं, ये निश्चित जो है दोनों ओवरलैपिंग हर तरह से एक दूसरे से अलग है. एक तो नहीं है, ये दोनों ही ओवरलैपिंग हर तरह से एक दूसरे से डिफरेंट हैं.
अच्छा, और ओवरलैपिंग की एक्सटेंट इस बात को निर्धारित करती है कि बॉन्ड लेंथ क्या होगा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से। बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, बॉन्ड कितना मजबूत होगा। तो ये बात तो एकदम स्पष्ट है कि चूंकि 1s और 2s ओवरलैपिंग और ये ओवरलैपिंग अलग अलग है, तो ऐसा भले ही हो सकता है कि इन तीन बॉन्ड्स का जो बॉन्ड लेंथ हो या बॉन्ड एनर्जी हो या बॉन्ड स्ट्रेंथ हो, इन तीन बॉन्ड्स की तो एक जैसी हो सकती है, लेकिन इस बॉन्ड की तो जो बॉन्ड लेंथ है या बॉन्ड एनर्जी है वो तो एकदम अलग अलग है, वो तो एक हो ही नहीं सकती है। और आपको अगर याद हो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि अगर हम जैसे CH4 में एक बॉन्ड हटा देते हैं, फिर बाकी अगर दूसरे बॉन्ड को तोड़ने जाते हैं, पहले बॉन्ड को तोड़ने में अलग एनर्जी लगती है, दूसरे बॉन्ड को तोड़ने में फिर दूसरी एनर्जी लगती है। खैर वो तो एक अलग बात है, तो हम लोग जो बॉन्ड एनर्जी लिखते हैं वो सबका एवरेज लिखते हैं। लेकिन फिर भी अगर इन दोनों बॉन्ड्स का कंपैरिजन किया जाए तो 101% क्या होना चाहिए, बहुत लॉजिकल बात है कि बच्चों इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी सब कुछ अलग होगा। ये एकदम अलग है और ये एकदम अलग किस्म का ओवरलैपिंग है, कैसे बराबरी हो सकती है? बराबरी का सवाल ही नहीं है। लेकिन 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 बच्चों ये जो मीथेन है, ये जो मीथेन की चर्चा हो रही है, इस मीथेन में ये देखा गया कि इस मीथेन के चारों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हर मामले में एक दूसरे के समान हैं। क्या पाया गया? ये देखा गया कि ये चारों कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं कार्बन हाइड्रोजन, दे आर परफेक्टली इक्विवेलेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। मतलब इन चारों का बॉन्ड लेंथ सेम है, चारों का सब कुछ सेम है, बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है, बॉन्ड एनर्जी सेम है, सब कुछ सेम है। तो ये कैसे हो गया? ये भाई कैसे हो जाएगा? ये सवाल ही पैदा नहीं होता है, ये कैसे हो जाएगा? ये चार जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं सिग्मा 1s 2s, इसको आप लिख दीजिए सिग्मा 1s 2p, ऐसे 1s 2p यहां भी लिख सकते हैं, 1s 2p यहां भी लिख सकते हैं। तो ये जो फोटो ओवरलैपिंग का आएगा, व्हाट इज दिस फोटो? दिस इज द फोटो विच वॉज प्रपोज्ड बाई बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये अगर थ्योरी सही है तब तो फिर ये चारों में से एक तो भाई एकदम जुदा जुदा है, इसके परिवार से अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये चारों में से ये चारों एक जैसे हैं। तो एक बात ये तय हुई कि सर ठीक है, अगर ये चारों एक जैसे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है, उनके हिसाब से तो चारों अलग अलग हैं। अच्छा एक और बात समझिए, मीथेन के ये जो चार कोवेलेंट बॉन्ड्स हम लोग देख रहे हैं बच्चों, ऑल दीज फोर bonds, all these four covalent bonds are at same angle with respect to each other. And this angle is 109 degree 28 minutes. या अगर आपको अभी एंगल, चूंकि अभी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन जब करेंगे तो देन आई विल टेल यू मोर अबाउट द एंगल्स, बट ये बात तो एकदम समझनी होगी आपको कि ये मेथेन के जो चार बॉन्ड्स हैं, इन चारों बॉन्ड्स के बॉन्ड एंगल सबके एक दूसरे से एकदम सेम है ना, सबके एक, अगर इसको हम थीटा एंगल लिखते हैं, सो दिस इज ऑल्सो थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा एंड दिस इज ऑल्सो थीटा. अच्छा अब जरा गौर करिए, यहां पर ये जो तीन बॉन्ड्स आप देख रहे हैं विच इज 1s2p 1s2p एंड 1s2p, तो यहां पे बच्चों क्या है कि 1s2p x होगा. फिर अगर इसको देखें तो ये हो जाएगा 1s2p y, फिर ऐसे ही हो जाएगा 1s2p z. तो अगर हम इसको थोड़ा सा डायग्राम इसका ड्रॉ करने का सोचें, जरा गौर से देखें बच्चों, तो कैसा हमें फिगर नजर आएगा, कैसा फिगर नजर आएगा. जैसे अगर हम तीन एक्सेस ड्रॉ करें बच्चों, ये सब बहुत बारीकी बातें हैं और इनको अगर हम समझ लेते हैं तो हमें कुछ रटने की आवश्यकता ही नहीं है बच्चों. बहुत आसान हो जाता है सारा काम हमारे लिए. देखो गौर से देखो, जरा गंभीरता से देखो. जैसे मान लेते हैं ये अपना z एक्सेस है,
y को छोड़ देते हैं, 2 ही बना के दिखा देते हैं, उतने से बात समझ आ जाएगी। से लेट से दिस इज x एक्सिस एंड लेट से दिस इज y एक्सिस, किसी को भी आप x किसी को y मान लीजिए। अब प्यारे बच्चों ये बात समझनी होगी हमें कि भाई अगर हम px की बात करें, मीन्स इट इज अ डंबल along this x axis, it is the dumbbell along this x axis। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं py की, अगर हम बात करते हैं बच्चों py की, so what is py? So py is again a dumbbell which is along y axis, which is along y axis। तो ये जो येलो वाला है दिस इज योर py, और जो पिंक वाला है दिस इज योर px। अब जो 1s है वो तो कोई डायमेंशनल होता नहीं है, वो तो ये देखेगा कि मतलब फेज सेम हो, इन फेज अगर ओवरलैपिंग है तो डायमेंशन का कोई मतलब नहीं है। तो जैसे चलो हम यहां पर 1s बना देते हैं, 1s बना दिए, और एक यहां पर 1s बना दिए। तो ये जो ओवरलैपिंग आप देख रहे हैं और ये जो ओवरलैपिंग देख रहे हैं, मतलब ये दो बॉन्ड्स बन गए। तो ये वाला जो बॉन्ड है जो px और 1s ओवरलैपिंग से बना है, और जो दूसरा बॉन्ड है py 1s ओवरलैपिंग से जो बना है, इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल आना चाहिए दैट एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, दैट एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। अगर हम यही मानकर चल रहे हैं कि भाई ये तीनों जो बॉन्ड्स हैं वो 1s 2p ओवरलैपिंग है, तो 1s एक 2px है, दूसरा 1s 2py है, तीसरा 1s 2pz है, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तभी ना बात मानी जाएगी। तो भाई ये जो 90 डिग्री एंगल है ये तो है नहीं, एंगल तो कुछ और ही है। और तो और ये जो 1s 2s वाला बॉन्ड है उसको भी देख लें तो सबका एंगल एकदम सेम आ रहा है। ये तो प्रैक्टिकल है, ये तो ऑब्जर्वेशन है। जब हम मेथेन के मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं तो it was found that all the angles are same, all the bonds are same, which couldn't be explained by valence bond theory or overlapping of pure orbitals। तो जब भाई ये जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी या जो ओवरलैपिंग थी प्योर ऑर्बिटल्स की, जब ये फेल हो गई, ये मेथेन के इस मॉलिक्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं डिफाइन कर पाई, तब फिर जरूरत पड़ी कि नहीं भाई देयर मस्ट बी समथिंग एल्स। ये तो पक्का हो गया कि प्योर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से तो कभी सब एक जैसे हो ही नहीं सकते। इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी समथिंग, या ऐसे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के मतलब आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स होने चाहिए। भाई अगर सबको सेम है मतलब ओवरलैपिंग भी सब में एक जैसी हो रही है, और सब में एक जैसी हो रही, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कार्बन के पास, देखो हमारा जो कार्बन है, इस कार्बन के जो बैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉन थे, एक था 2s, तो 2s कितने थे? 1, और 2p ऑर्बिटल कितने थे? 3। और इनकी ओवरलैपिंग हाइड्रोजन के किस ऑर्बिटल से हो रही थी? 1s के साथ। तो 4 ऑर्बिटल्स थे, तो 4 ने 4 बॉन्ड्स बना लिए। लेकिन ये चारों सेम कब होंगे? भाई हाइड्रोजन तो सब में एक जैसा ही है। कार्बन के ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं, ये चारों आइडेंटिकल होने चाहिए, इक्विवेलेंट होने चाहिए हर रिस्पेक्ट में। तभी बच्चों ये चारों हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैपिंग करके तब एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले बॉन्ड्स दे सकते हैं। तो ये बात समझ आई कि भाई ये जो कार्बन का ये जो सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम के जो 4 ऑर्बिटल्स में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, उन चारों ऑर्बिटल्स को इक्विवेलेंट होना चाहिए इन ऑल रिस्पेक्ट्स। देन ओनली वी कैन हैव सिमिलर ओवरलैपिंग एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल 4 बॉन्ड्स। तब प्रकट हुआ हाइब्रिडाइजेशन। तब एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट को जन्म दिया गया बाय पाउलिंग। देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम पाउलिंग, एंड पाउलिंग टोल्ड अस कि भाई ऐसा है कि अब किसी को कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो एक हवाबाजी कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि क्या है कि ये जो चारों ऑर्बिटल्स हैं,
ये चारों ऑर्बिटल को हमने एक जादू के डिब्बे में डाला और उस 4 ऑर्बिटल्स को मिला दिया आपस में, और मिला के क्या किया, 4 नए ऑर्बिटल्स जनरेट कर दिए, और वो चारों एक दूसरे के एकदम सेम हैं। ऐसा पाउलिंग ने बताया। देखो क्या बताया उन्होंने, देखा। तो अकॉर्डिंग टू प्योर ऑर्बिटल overlapping, according to pure orbital overlapping concept, हमें क्या समझ आता है? हमें यह समझ आता है कि all 4 सिग्मा बॉन्ड्स, कौन से सिग्मा बॉन्ड्स बच्चों? कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स can't be identical. Can't be identical. Identical with respect to which parameters? Can't be identical. मतलब यहां पर जो पैरामीटर्स की बात हो रही है, they may be, you can say bond length, then you can say bond energy, then you can say like bond length हो गया, bond energy हो गया, फिर उसके बाद बॉन्ड स्ट्रेंथ कह सकते हैं, और बाकी जो भी पैरामीटर्स लिखते हैं आपको। तो ये जो प्योर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग थी, ये इन सब बातों को, मतलब प्योर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से हम ये कह सकते हैं कि भाई जो 4 बॉन्ड्स हैं, ये चारों बॉन्ड्स कभी भी आइडेंटिकल नहीं हो सकते हैं। ये 4 बॉन्ड्स कभी भी आइडेंटिकल नहीं हो सकते। लेकिन ये जो रिजल्ट आया, दैट रिजल्ट वाज रॉन्ग, दैट वाज रॉन्ग। यहां पर जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था, यहां पर बच्चों जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था, वो क्या था? दरअसल जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि सब कुछ एक जैसा है। वो ये था कि सब कुछ एक जैसा है। इसको लिख भी लेते हैं कि all 4 sigma bonds of methane are equivalent, or you can say similar, in all respects. In all respects. All respects का मतलब क्या हुआ? All respects का मतलब ये हुआ कि उनमें आइडेंटिकल बॉन्ड एनर्जी, पूरा ना लिख के थोड़ा एब्रिविएशन लिख देते हैं, आइडेंटिकल बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, सब कुछ एक जैसा था। अच्छा, अगर हम प्योर ऑर्बिटल कंसेप्ट की बात करें तो एक बात और भी हम समझ पाते हैं कि चारों जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं उनके बीच के एंगल सेम नहीं हो सकते, क्योंकि 3 के बीच के में तो 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, चौथा तो नॉन डायरेक्शनल होता है। तो एक बात हमें और भी समझ आती है जो प्योर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि all 4 angles are also not same। ये भी बात एक समझ आती है। ये भी बात हमें प्योर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट से समझ में आती है कि चारों एंगल जो हैं वो बराबर नहीं है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि चारों एंगल भी बराबर है। all 4 angles are same, और उसकी वैल्यू आती है 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। जो एक्सपेरिमेंटल डेटा था और जो थियोरेटिकल बातें थी उनमें क्या हुआ, आपस में लड़ाई हो गई। तो उससे निपटने का जो तरीका आया, दैट तरीका वाज एक्चुअली
बैलेंस बॉन्ड, सॉरी दैट तरीका वाज हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या था हाइब्रिडाइजेशन, देखो। नाउ लेट्स बिगिन हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन तो शुरुआत में तो हमने यही देखा कि भाई जो फर्स्ट पेज था उस पर तो हाइब्रिडाइजेशन ही था टॉपिक, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये इंट्रोडक्शन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जरूरी है, तब उसका असल मतलब और उसका लॉजिक समझ आता है। देखो बच्चों क्या है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में पहले मैं थोड़ा फिगर से समझा देता हूं, फिर उसको लिखवा देंगे, ठीक है। जैसे मीथेन की बात करते हैं, तो मीथेन की बात करें अगर हम, तो मीथेन में क्या था भाई, मीथेन में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स थे, सॉरी 4 ऑर्बिटल्स थे। कौन कौन से 4 ऑर्बिटल थे? एक था अपने पास 2s और 3 थे 2p। 3 थे बच्चों 2p। गौर से देखेंगे इस बात को। So this was 1s, this was 2px, this was 2py and this was 2pz। इन दोनों को क्या किया, सॉरी इन चारों को क्या किया कि ऐसा माना गया कि ये चारों आपस में मिक्स हो जाते हैं, ये चारों की आपस में इंटरमिक्सिंग हो जाती है। एंड ड्यू टू दिस इंटरमिक्सिंग we get 4 new orbitals। हम 4 नए ऑर्बिटल्स मिलते हैं। we get 4 new orbitals। ये बच्चों 3 ऑर्बिटल्स हैं, 1s और एक तो s का है और 3 p के, और इससे इन चारों की मिक्सिंग से हमें 4 नए ऑर्बिटल। तो बच्चों ये जो इनकी इंटरमिक्सिंग हुई, इन 4 ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हुई, इंटरमिक्सिंग ऑफ 4 प्योर ऑर्बिटल्स, और इनकी इंटरमिक्सिंग के चलते वी गॉट, या 4 न्यू ऑर्बिटल्स आर ऑब्टेन्ड। दिस इज जस्ट ऑल हाइपोथेटिकली, केवल हवा हवाई है, इसका भी अभी कोई ऐसा प्रूफ नहीं है बच्चों। चूंकि सारे बॉन्ड्स को हमें एक जैसा दिखाना था, इसलिए ये बोल दिया गया, पाउलिंग ने बोला कि भाई ऐसा है कि इन 4 की मिक्सिंग से 4 नए ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं, और इन 4 नए ऑर्बिटल्स को नाम दिया जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इनको क्या नाम देते हैं? डीजेनरेट, मैंने स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख दी बच्चों, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। और इन चारों ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो सेम रहती है। क्या होता है? इन चारों ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज सेम, दैट एनर्जी इज सेम। इनका एनर्जी, इनका शेप सब एक जैसा होता है। जैसे यहां पर जो p ऑर्बिटल्स हैं बच्चों वो डम्बल शेप के होते हैं, S जो होता है स्फीयर होता है, लेकिन ये जो 4 नए ऑर्बिटल्स हैं जिन्हें आप डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं, दीज हैव सेम एनर्जी और सेम शेप। इनका बच्चों शेप भी एक जैसा है। तो ये जो पूरी कहानी गढ़ी, दिस कहानी वॉज प्रपोज्ड बाय, इसको कहानी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ऐसा इसलिए बोलना पड़ा, जैसे रेजोनेंस हम लोग पढ़ते हैं तो उसी तरह से ये भी एक कहानी है, क्योंकि चारों बॉन्ड सेम आए तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो गड़बड़ हो गई, तो कुछ तो कहना पड़ेगा, इसलिए फिर हाइब्रिडाइजेशन आया। सो दिस वाज प्रपोज्ड बाय पाउलिंग, So 4 new degenerate orbitals with similar energy and same shape। अब जो हाइड्रोजन के वो जो 4
ऑर्बिटल्स थे 1s, वो इन 4 नए सेम जैसे एक जैसे ऑर्बिटल्स के साथ क्या करते हैं, इन 4 एक जैसे ऑर्बिटल्स के साथ फिर ओवरलैपिंग करते हैं। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, क्योंकि यहां पर क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि जो मिक्सिंग हो रही है वो मिक्सिंग कैसे हो रही है, मिक्सिंग हो रही है कि एक तो S है और 3 P है, तो जो रिजल्टेंट है या जो नए ऑर्बिटल्स हैं उन्हें हम बोलते हैं कि भाई ऑर्बिटल्स की संख्या चेंज नहीं होगी, जितने ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हुई उतने ही ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे, ठीक। लेकिन उनका नाम देखो कैसे रख देते हैं, इसका नाम रखा गया 4sp3 ऑर्बिटल्स, 4sp3 ऑर्बिटल्स। sp3 क्यों बोला गया? sp3 इसलिए बोला गया क्योंकि हमारे पास जो मिक्सिंग हुई उसमें s का कंट्रीब्यूशन अगर 1 मानते हैं तो p का कंट्रीब्यूशन 3 है। तो अगर टोटल ऑर्बिटल्स की संख्या 4 है तो उसमें s का कॉन्फ़िगरेशन 1/4 है, s का कंट्रीब्यूशन 1/4 है और p का कंट्रीब्यूशन 3/4 है, 3/4 है। तो इसलिए एक s और 3 p से मिलकर चूंकि नए ऑर्बिटल्स बन रहे थे तो उस हर ऑर्बिटल को नाम दे दिया sp3, मीन्स दैट each of these degenerate orbitals has 25% या 1/4 s character and 3/4 of p character। अच्छा, ये जो 4 न्यू ऑर्बिटल्स आए हैं इन्हें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं और इन्हीं को बच्चों हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। इसी का एक और नेम है जहां से ये हाइब्रिडाइजेशन आया है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड का मतलब ऐसे भी आप लोग इंग्लिश में समझते होंगे, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सिंग। जैसे होता ना हाइब्रिड ब्रीड का, से कोई डॉगी है हाइब्रिड ब्रीड का है, मतलब ना ये अल्सेशियन है ना डोबरमैन है, दोनों को मिला के पैदा हुआ है, तो वैसे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, मिक्स हो गए, प्योर नहीं है, इनकी ब्रीड प्योर नहीं है, ये जो है 2 अलग अलग प्रजातियों से मिलकर पैदा हुए हैं, इसलिए हाइब्रिड हो गए। डीजेनरेट क्यों बोला गया? डीजेनरेट मतलब चूंकि यहां सिमिलर एनर्जी, इसलिए इसको डीजेनरेट ऑर्बिटल बोल दिया गया। कोई पूछे इस हाइब्रिड ऑर्बिटल की पहचान, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के स्पेसिफिकेशन क्या है, तो आप आराम से बता सकते हैं, सर इसका स्पेसिफिकेशन है, इसमें जो है एक हिस्सा अगर S है तो 3 हिस्सा इसमें P है। तो यहां से ये समझा जा सकता है कि जो S कैरेक्टर है, दैट S कैरेक्टर इज 25%, 25% यहां पर S कैरेक्टर है प्यारे बच्चों, और 75% यहां पर P कैरेक्टर है। जो 75% है दैट इज P कैरेक्टर। कोई कहे सर ये 25% और ये 75% कहां से प्रकट हुआ, ये भी बता दीजिए। वैसे बताने लायक नहीं है क्योंकि आप इतना समझना चाहिए आपको। तो ये 75% P कैरेक्टर कैसे आया? टोटल P ऑर्बिटल्स हैं 3 और कुल ऑर्बिटल हैं 4, तो 3/4 इंटू 100 कर दीजिए। और ये 25% कैसे आया? S कैरेक्टर है, S ऑर्बिटल है 1 P और टोटल ऑर्बिटल है 4, तो 1/4 कर दीजिए, 100% कर दीजिए, तो ये 25% हो गया। ओके, सो दिस वाज द बेसिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसको थोड़ा सा वर्ड्स में भी लिख लेते हैं जल्दी से। तो अगर कोई कहे कि भाई हाइब्रिडाइजेशन को आप एक्सप्लेन करें साफ साफ शब्दों में, कोई कहे कि आप हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करें, तो या कोई कहे कि इसकी डेफिनेशन लिखें हाइब्रिडाइजेशन की, तो क्या होगी डेफिनेशन? तो सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे, सबसे पहले एक बात लिखी जाएगी कि इट वॉज प्रपोज्ड बाय पाउलिंग। अच्छा ठीक है, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया दैट ये जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स मीन्स S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ different energies combine
combine with each other, combine with each other in order to redistribute. भाई किसी की एनर्जी ज्यादा है, किसी की कम है, सब लोग मिलके बैठ गए, बोले ठीक है तुम्हारे पास कम है तुम ले लो थोड़ी सी, हमारे पास ज्यादा है. सो दे कंबाइन विथ ईच अदर इन ऑर्डर टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जीज. यही मेन फंडा है, टू इन ऑर्डर टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जीज. इसलिए अच्छा एनर्जीज हो गई, अच्छा रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जीज एंड फॉर्म equal number of new equivalent orbitals. अच्छा, ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं, या आप इन्हें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं. मैं बार बार डीजेनरेट की स्पेलिंग ही गलत लिख दे रहा हूं. ऑब्लिक डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. फाइन, ठीक. और ये जो इनकी प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन या प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग है, this process is known as hybridization. बस. So this process of intermixing of pure orbitals is hybridization. यही हाइब्रिडाइजेशन. तो ये तो रही भाई अपनी डेफिनेशन के हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है. तो हमने समझ लिया हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है. अब मुझे लग रहा है कि इतना समझने के बाद एकदम दिमाग में बात स्पष्ट हो गई होगी कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या कमियां हैं, और उसके साथ साथ ये भी समझ में आ गया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है. तो हाइब्रिडाइजेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. और ये सब के सब बच्चों कैसे होते हैं? ये सब के सब ऑर्बिटल्स होते हैं इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स, यानी कि हर मामले में एक दूसरे के सगे हैं, हर मामले में एक दूसरे के जैसे हैं. और इन्हें डीजेनरेट ऑर्बिटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एनर्जी का डीजेनरेशन कर देते हैं, मतलब सब में बराबर बराबर एनर्जी बढ़ जाती है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी. सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक हो गया ये. अब हाइब्रिडाइजेशन में कुछ कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, थोड़ी सी बारीकियां हैं, उन्हें भी थोड़ा समझ लिया जाए. वो बारीकियां क्या क्या हैं देख लेते हैं एक बार. सो लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. कुछ बहुत बारीक बातें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में. वैसे तो बेसिक मोटा मोटा बात तो समझ आ ही गया है कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है. कुछ कुछ और थोड़ी बारीकियां उनको भी देख ही लेते हैं. देखें पहली बात क्या है. पहली काम की बात यह है कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन, इसका कोई वैसा साइंटिफिक इसका कोई इसका प्रूफ एज अ थ्योरी इटसेल्फ नहीं है. वो तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन की बात मान ली गई चूंकि सारे बॉन्ड्स जो एक जैसे आ रहे थे मीथेन के, या मीथेन और मीथेन जैसे कई लोगों में, केवल मीथेन की बात नहीं, कई जगह ऐसा होता है. तो हाइब्रिडाइजेशन वाली बात इसलिए पाउलिंग की एक्सेप्टेड हो गई क्योंकि भाई और कोई चारा ही नहीं है. क्योंकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में प्योर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट है, वो तो कहता है कि सब अलग अलग होना चाहिए, लेकिन होता एक है. इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का, ये हाइपोथेटिकल है बच्चों. ये सब मान लिया गया है क्योंकि कुछ और है ही नहीं बताने को. सो सबसे पहली बात तो हमें यही समझनी होगी दैट इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट. इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट. ये बात बस मान ली गई है कि ऐसा होता होगा,
क्या होता है नहीं पता है। एनीवेज, पहली बात हुई। दूसरी बात, सेकेंड थिंग वही है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात हुई उनकी संख्या प्योर ऑर्बिटल्स के इक्वल होती है। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स। और ये कौन से प्योर ऑर्बिटल्स हैं बच्चों? विच आर एक्चुअली इंटरमिक्सिंग विथ ईच अदर। ये वो प्योर ऑर्बिटल हैं जो इंटरमिक्स हो रहे हैं विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ। अच्छी बात है। दिस इज योर सेकेंड पॉइंट। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यहां पर यह इंपॉर्टेंट है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, in all parameters, in all parameters। हर मामले में ये एक दूसरे के एकदम सगे भाई हैं। चाहे आप इनके शेप की बात कर लें, चाहे आप इनके साइज की बात कर लें, चाहे बच्चों इनकी एनर्जी की बात कर लें, और भी अगर कोई पैरामीटर लिखना हो तो ये हर मामले में एकदम एक दूसरे के जैसे हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर इन ऑल पैरामीटर्स। डन। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा भी, चूंकि अब जब सब कुछ इसी पे बेस्ड है तो ऐसा भी बोल दिया जाता है, आपकी बुक में भी रहता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग है या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बॉन्ड बनाने की इफेक्टिवनेस प्योर ऑर्बिटल से ज्यादा है, ऐसे भी कह सकते हैं। क्योंकि अब ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बॉन्ड्स अगर सब सेम है तो प्योर ऑर्बिटल से तो बने नहीं, प्योर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से तो बने नहीं। हाइड्रोजन वाला जरूर प्योर है, ये ध्यान रखना। केवल कार्बन के जो एक S और 3 P हैं उनने मिलकर sp3 बना लिया, हाइड्रोजन वाला अभी भी प्योर ही है। तो फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे? फोर्थ पॉइंट लिखेंगे हम लोग that hybrid orbitals, this point is actually given in your NCERT book, so I am taking here. Hybrid orbitals are more effective in forming stable bonds than pure orbitals. Okay, so this is the fourth point. अब बच्चों आते हैं पांचवें पॉइंट पर। नाउ कम टू द फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बच्चों जैसे क्या है कि चूंकि यहां पर ओवरलैपिंग जो हुई, अच्छा चलो मैं आपको ओवरलैपिंग वाला एक फोटो बना के दिखाता हूं तो थोड़ी और बात समझ आएगी। देखो जरा गौर से, ओवरलैपिंग कैसे होती है जरा एक बार बना देते हैं तो फिर बाकी पॉइंट्स लिखते हैं। जैसे बच्चों ये है तुम्हारा कार्बन, ठीक, ये कार्बन है, ये अपना कार्बन है। अब इस कार्बन में अब जो है एक S और 3 P वो दिन गए। अब क्या है कि यहां पर इस कार्बन में की जो ओवरलैपिंग होगी वो इस तरह से होती कि जैसे, अच्छा चलो बॉन्ड ही बना के दिखा देते हैं। फिर ओवरलैपिंग जो है जब हम लोग अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे तो मैं आपको थोड़ा और डिटेल में चर्चा करेंगे उस पर। अभी चलो बॉन्ड ही बना के दिखा देते हैं और उसी में ओवरलैपिंग लिख देते हैं। ऑर्बिटल का शेप अभी मैं नहीं बना रहा हूं, ठीक, ऑर्बिटल का शेप अभी हम नहीं बना रहे हैं। फाइन।
देखो बच्चों, अगर ओवरलैपिंग लिखनी है तो अब ये कौन सी ओवरलैपिंग होगी? ये हो गई कार्बन का sp3 और हाइड्रोजन का s। या हाइड्रोजन का तुम 1s भी लिख सकते हो, sp3 1s ओवरलैपिंग। ये जो ओवरलैपिंग है दैट इज sp3 1s ओवरलैपिंग। ये भी ओवरलैपिंग क्या है? sp3 1s ओवरलैपिंग। ये भी ओवरलैपिंग क्या है? sp3 1s ओवरलैपिंग। ये भी ओवरलैपिंग क्या है? sp3 कार्बन का और हाइड्रोजन की तरफ उसका 1s। नाउ एज ऑल ओवरलैपिंग आर लुकिंग परफेक्टली सेम, देयरफॉर ऑल बॉन्ड्स आर आल्सो सेम। बस इतनी सी बात है। सारी ओवरलैपिंग चूंकि एक जैसी दिख रही हैं तो इसका ये मतलब है कि सारे बॉन्ड्स भी एक जैसे हैं। बस और कोई नई बात नहीं है, इतनी सी बात है। तो अब बात करते हैं पांचवा पॉइंट। अब बच्चों जो पांचवा पॉइंट है वो ये कहता है कि ये 3 डायमेंशन में इस तरह से ये ऑर्बिटल्स रहते हैं। अब चूंकि इन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से ही तो बॉन्ड बन रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन ओवरलैपिंग की डायरेक्शन भी वही है जो बॉन्ड्स की डायरेक्शन है। अब एस तो बेचारा कैसा होता है, वो तो नॉन डायरेक्शनल है। तो इसका ये भी मतलब निकला कि जो sp3 ऑर्बिटल है वो चारों आपस में दरअसल इक्वल एंगल पर है, तभी तो चारों बॉन्ड्स के बीच का एंगल भी इक्वल है। यही तो मतलब निकला। तो एक ऐसे भी कहा जाता है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये 3 डायमेंशनल, ये दरअसल एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है बच्चों, ये 2 डायमेंशनल नहीं है, ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे VSEPR थ्योरी देन आई विल टेल यू। VSEPR से पहले का ये बताना जरूरी है, तब VSEPR थ्योरी आप समझ पाओगे। तो इसका जो ज्योमेट्री है दैट ज्योमेट्री इज नोन एज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक। और उसमें ये जो एंगल है दिस एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। फाइन। तो यहां पर ये जो ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के, तो ये चारों का एंगल यही रहा होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो ऐसे भी बोला जाता है कि ये स्पेस में इस तरह से अरेंज रहते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में, भाई क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। जैसे बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड जो है एक इलेक्ट्रॉन पेयर से मिलकर बनता है, बॉन्ड सदैव एक इलेक्ट्रॉन पेयर से मिलकर बनता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये हो गया, एक ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये हो गया, वैसे एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये हो गया। तो इस तरह से इनका 3D में अरेंजमेंट होता है ताकि इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में कम से कम रिपल्शन हो, सो दैट द मॉलिक्यूल मस्ट हैव अ मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। और ये अलग अलग तरह का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, जैसे यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, तो sp3 जो ऑर्बिटल्स होंगे, हर ऑर्बिटल कौन सा ऑर्बिटल हो गया, हर ऑर्बिटल का नाम हो गया sp3 ऑर्बिटल। तो ये जो 4 sp3 ऑर्बिटल हैं तो इनके बीच का एंगल कुछ और होगा। मान लीजिए ऐसा होता कि कार्बन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता s में और 2 होते p में, तो sp2 हो जाता। तो जब sp2 होता तो उनके बीच का अरेंजमेंट कुछ और हो सकता था। ऐसा हो सकता था कि मान लीजिए कोई ऐसा सिस्टम है जैसे बेरिलियम है, अभी हम बेरिलियम करेंगे, तो उसमें एक s में इलेक्ट्रॉन होगा और एक p में होगा। तो वो जब हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं 3 डायमेंशनल में इस तरह से बच्चों अरेंज रहते हैं सो दैट ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं इनके बीच का रिपल्शन कम से कम, ताकि ज्योमेट्री उनकी स्टेबल हो जाए। यही अपना 5वां पॉइंट है। सो लेट्स नोट डाउन पॉइंट नंबर 5। 5वां पॉइंट हमें यह बताता है कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं आर अरेंज्ड in 3-dimensional space, are arranged in 3-dimensional space in such a manner that ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, दैट बॉन्डिंग
electron pairs experience minimum repulsion. They experience minimum repulsion. उनमें कम से कम रिपल्शन, या ऐसे भी कह सकते हैं ड्यू टू दिस मिनिमम रिपल्शन व्हाट विल हैपन, they are going to have a stable geometry. They are going to have a molecule has a stable geometry. मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है वो एक स्टेबल ज्योमेट्री होनी चाहिए, तो रिपल्शन मिनिमम होनी चाहिए, नेचुरल सी बात है। तो ये तो बात हुई बच्चों अपने 5वें पॉइंट की, और एक दो देख लेते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द 6th पॉइंट। 6वां काम की बात क्या है? 6वीं काम की बात यह है कि जो ऑर्बिटल्स बच्चों एटम के बैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं वही हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। क्या है कि द ऑर्बिटल्स present in balance shell of atom, the orbitals present in balance shell of atom are hybridized. अच्छा, इसलिए आप ऐसा भी कह सकते हैं, देखो क्या होता है कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि भाई एक तो था 2s और 3 थे बच्चों 2p। तो दोनों ही ये ऑर्बिटल्स, ये तो प्योर ऑर्बिटल्स हैं, तो ये जो प्योर ऑर्बिटल्स हैं ये सेम शेल को बिलोंग करते हैं। तो इनकी एनर्जी में, इनकी ज्योमेट्री के चलते भले ही जो एनर्जी का डिफरेंस रहता है, बट अगर शेल के हिसाब से देखें तो एक शेल एक एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। तो हाइब्रिडाइजेशन में भी ये बात समझनी जरूरी है कि ऐसा नहीं होगा कि सेकंड शेल का ऑर्बिटल जो है 5वें या 4थे शेल के ऑर्बिटल के साथ जो है मिक्स हो जाए, ऐसा नहीं। लगभग समान एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स की ही मिक्सिंग होती है, या यूं कहें कि एक शेल के ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है। एक शेल के ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी तो नेचुरली उनकी एनर्जी लगभग पहले से ही सेम है, अब मिक्सिंग हो गई तो एकदम सेम हो गई। तो ऐसा करने से हमारे पास क्या बना था, हमारे पास 4 sp3 ऑर्बिटल्स बने थे। तो द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन बैलेंस शेल ऑफ एटम आर एक्चुअली हाइब्रिडाइज्ड एंड, तो इससे एक बात और भी लिख सकते हैं कि ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि दीज ऑर्बिटल्स are having almost same energy, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। इन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है बच्चों वो लगभग सेम है, तभी जब डीजेनरेट होता है तो एनर्जी जो है एग्जैक्ट सेम हो जाती है। सो दिस इज द 6th पॉइंट। अब एक और 7वां लिख लेते हैं। अभी और एक दो चीजें हैं, देखो एक एक करके, क्योंकि सारी बात बता देंगे तो आपको हमेशा के लिए निपट जाएंगे आप इस हाइब्रिडाइजेशन से। अच्छा, एक बात और मन में आ सकती है क्या, अभी सर आपने जब कार्बन का जो एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट की बात बताई, तो क्या ऐसा जरूरी है हमेशा? ऐसा नहीं हो सकता है कि एक्साइटेड स्टेट में भी वही कॉन्फ़िगरेशन हो जाए जो ग्राउंड स्टेट में? हो सकता है बच्चों, हो सकता है। ये कतई जरूरी नहीं है कि भाई आपको इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करना ही पड़े और तभी आप हाइब्रिडाइजेशन कराएं। तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रमोशन है ये एसेंशियल कंडीशन नहीं है हाइब्रिडाइजेशन की। ये भी आपकी बुक में बच्चों दिया हुआ एनसीईआरटी में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रमोशन का मतलब क्या है? एनर्जी का एनहेंसमेंट। एनर्जी का एनहेंसमेंट is not essential condition for hybridization,
हाइब्रिडाइजेशन। ये कतई आवश्यक नहीं है, ध्यान दें इस बात पे। तो ये तो बात हुई कि दिस वाज द 7th पॉइंट। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है इसका एक शेप भी फिक्स रहता है। कैसा शेप आता है? देखो बच्चों, शेप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, शेप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो इसका जो शेप आता है उसमें भी 2 लोब होते हैं, लेकिन एक लोब छोटा होता है और एक बड़ा होता है। कैसे बनाते हैं? देखो इसको ऐसे, देखो बच्चों इसका शेप कुछ ऐसा आता है, इस तरह से। और ओवरलैपिंग बच्चों इस साइड से होती है। ये जो साइड है वो सामने वाले एटम के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है, ये हिस्सा ओवरलैपिंग नहीं करता है। जो बड़ा ऑर्बिटल है, जो लार्ज लोब है, वो ऑर्बिटल वो जो है ओवरलैपिंग करता है। तो ऐसे मेंशन किया जा सकता है कि दिस इज लार्ज लोब and this is a smaller lobe. And this actually participate in overlapping. This lobe overlaps. ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये इतना छोटा है बच्चों कि इसमें इलेक्ट्रॉन के रहने की जगह ही कहाँ है। तो ये 3 डायमेंशनल में एक बड़ा स्पेस है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, मतलब ये सब तो देखो बच्चों हवा ही है। इसका कोई जो है आप कह लें माई बाप नहीं, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा बताया गया, पाउलिंग ने ऐसा बता दिया तो चल रहा है। ओके, सो दिस इज द शेप ऑफ द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सो दीज आर द 8 पॉइंट्स। 1-2 और चाहे तो और भी लिखे जा सकते हैं। अच्छा, 1-2 और लिख लो। एक पॉइंट चलिए और लिख लेते हैं। देखिए क्या, पॉइंट नंबर 9। अभी हमने देखा कि जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था उसमें S और P दोनों ही किस्म के जो ऑर्बिटल थे वो हाफ फिल्ड थे। कैसे थे? हाफ फिल्ड थे। दोनों ही ऑर्बिटल हाफ फिल्ड थे, लेकिन ये जरूरी नहीं है बच्चों। फुली फिल्ड, इवन वैकेंट ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस बात को भी समझना जरूरी है कि ऐसे लिख लेते हैं, फुली फिल्ड मतलब जिनके पास 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों, कॉमा हाफ फिल्ड जिनके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, कॉमा वैकेंट जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ना हो। तो ये जो है तीनों तरह के ऑर्बिटल, फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड और वैकेंट, all 3 type of orbitals can participate in hybridization. So all 3 types of orbitals can participate in hybridization. तीनों किस्म के ऑर्बिटल्स हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा ठीक है। अब जैसे हाफ फिल्ड का तो एग्जांपल देख ही लिए। अब मान लीजिए जैसे फुली फिल्ड का एग्जांपल देखें। तो फुली फिल्ड ऑर्बिटल का मतलब हुआ कि जिसके पास 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, यानी लोन पेयर। तो जैसे जब लोन पेयर का केस आएगा तो वहां पर फुली फिल्ड ऑर्बिटल भी जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। वैकेंट का मतलब क्या है कि ऑर्बिटल खाली है। तो आपको याद होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ते थे, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता था कि एक के पास इलेक्ट्रॉन रहता ही नहीं था, तो सामने वाला जो है अपना इलेक्ट्रॉन उसको देता था, कोऑर्डिनेट करता था। तो वो जो वैकेंट ऑर्बिटल है
वो भी बच्चों हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अभी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल जब करेंगे देन यू विल रियलाइज। पहले ये छोटी छोटी बातें अगर हम लिख लें तो बढ़िया है कि अगर कोई पूछे कि फुली फिल्ड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में कैसे पार्टिसिपेट करता है, तो आप कहेंगे जो लोन पेयर है, जब लोन पेयर रहता है तब हमारा फुली फिल्ड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। ऐसा मैं एक एग्जांपल से समझाते हैं। देखो बच्चों, जैसे आप गौर करिए NH3 पर जरा ध्यान दें, है ना, अमोनिया पर जरा ध्यान दीजिए। तो अमोनिया में क्या है कि इसके पास जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अमोनिया के ये 5 इलेक्ट्रॉन के साथ NH3 यानी कि 3 हाइड्रोजन है, तो दीज आर से 3 हाइड्रोजन्स, और इनके बीच में क्या हो गया भैया, बॉन्ड बन गया। ये हो गया इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। गौर से समझना बच्चों। अब अमोनिया जो है, इस नाइट्रोजन, ये जो सेंट्रल नाइट्रोजन एटम है, दिस सेंट्रल नाइट्रोजन एटम हैज अ हाइब्रिडाइजेशन। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है दैट इज हाउ मच, वो भी हो जाता है बच्चों sp3। देखो इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहां पर कैसे आता है, गौर करेंगे फिर इसकी बात समझ आएगी। ये फुली फिल्ड और ये वैकेंट का मतलब क्या है, देन यू विल रियलाइज। देखो बच्चों गौर से, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज हाउ मच, दैट इज 1s2 2s2 और 2p3। 1s2 2s2 2p3। अब यहां पर देखो क्या है कि जैसे एक बात है कि इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन उसकी जरूरत नहीं है, वो भी बात यहां पर आ जाएगी। यहां पर प्रमोशन की कोई जरूरत नहीं है। देखो कैसे, गौर से समझो। यहां बच्चों जो 2s है, बैलेंस शेल इज द सेकेंड शेल, तो जो 2s ऑर्बिटल है, दिस 2s ऑर्बिटल इज हैविंग 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, फाइन। और उसके साथ साथ जो 2p के जो 3 ऑर्बिटल हैं, 2p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, ऑल आर हैविंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये से 2px हो गया, ये 2py हो गया और ये 2pz हो गया। अब फिर से बात क्या है कि ये जो 3 बॉन्ड्स हैं ये तीनों एक जैसे होते हैं। तो तीनों एक जैसे कैसे हो जाएंगे? तो अगर प्योर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होने लग जाए तब तो मुश्किल है। तो यहां भी क्या होता है, फिर से हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो कैसे करते हैं कि एक है अपने पास 2s ऑर्बिटल और 3 है अपने पास 2p ऑर्बिटल। अब हाइब्रिडाइजेशन एक जगह अप्लाई किया तो फिर हर जगह अप्लाई करेंगे। नाउ इंटरमिक्सिंग ऑफ दीज 4 रिजल्ट्स इनटू 4 sp3 ऑर्बिटल्स। 4 sp3 ऑर्बिटल्स। अब बच्चों गौर करिए, एक sp3 ऑर्बिटल ऐसा रहेगा इसमें से जिसमें कि 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 3 sp3 ऑर्बिटल्स ऐसे रहेंगे जिसमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जो अल्टीमेटली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। देखो उसकी हम बॉन्डिंग आपको बना के दिखाते हैं तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये समझना बहुत आसान है कि फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स भी होते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। जैसे यहां पर एक ऑर्बिटल क्या है, फुली फिल्ड है, या सॉरी ऐसे भी कह सकते हैं कि जो s है, ये जो s है, दिस एज इज फुली फिल्ड, स्टिल इट इज पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो 3p है वो हाफ फिल्ड है। ऐसे कई बार खाली होता तब भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर देता है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के केस में। एनीवेज देखते हैं। देखो मैं रफली एक फिगर आपको बना के दिखा देता हूं तो आप समझ पाएंगे कि मसला क्या है। ऐसा रहता है बच्चों कि जैसे ये नाइट्रोजन है, ठीक। अब इस नाइट्रोजन के पास 4 sp3 ऑर्बिटल्स हो गए बच्चों। तो कैसे होंगे वो 4? ऐसे, ऐसा, हाँ? फिर ऐसा, फिर यूं, और फिर
फ्री हैंड ड्राइंग के अपने लिमिटेशंस हैं. आई थिंक यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आई कैन नॉट ड्रॉ परफेक्टली आइडेंटिकल, लेकिन ये होते हैं आइडेंटिकली. अगर आप में से किसी की ड्राइंग अच्छी है तो आप एकदम आइडेंटिकल ही बनाइए. ठीक ठीक. तो अब क्या है कि यहां पर गौर करें बच्चों, यहां पर जैसे इस नाइट्रोजन का एक ये मान लीजिए स्पिन अप इसके पास इलेक्ट्रॉन है. ठीक, ये इसका स्पिन अप हो गया. और यहां पर क्या होगा बच्चों, दोनों इलेक्ट्रॉन है. यहां पर ये लोन पेयर ही तो खाली पड़ा, तो बॉन्डिंग बनानी, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर नहीं रहा. अब इसकी बॉन्डिंग मान लीजिए NH3 का एग्जाम्पल चूंकि हम लोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा समझ लीजिए. अब हाइड्रोजन के पास तो 1s है, तो वो तो प्योर ऑर्बिटल है, तो वो प्योर ऑर्बिटल है, वो प्योर ऑर्बिटल है. 1s है तो स्फेरिकल है. अब उस स्फेरिकल ऑर्बिटल का एक ऑपोजिट स्पिन का इलेक्ट्रॉन होगा जो इसके साथ पेयर हो जाएगा. तो ये जो पिंक कलर से है, दिस इज फॉर हाइड्रोजन, दिस इज फॉर हाइड्रोजन. और ये 1s है. कोई पूछे इन 4 ये जो डिस्टॉर्टेड डमरू हैं, इन 4 डिस्टॉर्टेड डमरू का बताइए क्या है नाम, इनका नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर दीज 3 डिस्टॉर्टेड डमरूज आर कॉल्ड sp3 ऑर्बिटल. हो गया, हो गया. कोई कहे ये ओवरलैपिंग बताइए कौन सी है, आप कहेंगे सर दिस ओवरलैपिंग इज 1s sp3. Sir, this is also 1s sp3. Sir, this is also 1s sp3. sp3 किसका है सर, sp3 नाइट्रोजन का है. 1s किसका है, 1s सर हाइड्रोजन का है. और इनकी ओवरलैपिंग हो रही है और नए बॉन्ड्स बन रहे हैं. यहां कितने कोवैलेंट बॉन्ड है सर, 3 ही बॉन्ड्स हैं, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स खाली बैठे हुए हैं, लोन पेयर हैं. ठीक, तो ये बस आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल था कि आप ये समझ पाए कि कतई आवश्यक नहीं है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिटल, वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो. कोई भी कर सकता है. थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं. क्या लिखना है हमें, हमें ये लिखना है कि फुली फिल्ड ऑर्बिटल, फुली फिल्ड ऑर्बिटल कहां देखने में आते हैं, जब लोन पेयर्स हों. जैसे कि यहां अमोनिया में है नाइट्रोजन के पास, लोन पेयर लिख देते हैं, पेयर्स नहीं लिखते हैं. और बच्चों वैकेंट ऑर्बिटल की बात क्या होती है, वैकेंट ऑर्बिटल की बात तब होती है जब बच्चों क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है. जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तब हम वैकेंट ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं. तो इससे ये समझ आ गया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसका मतलब क्या है, उसमें बारीकियां क्या हैं. तो सारी बात अब मेरी समझ से स्पष्ट हो गई आपको. तो ये तो था अपना हाइब्रिडाइजेशन का फर्स्ट पार्ट. सो दिस पार्ट स्टैंड्स ओवर नाउ. थैंक यू बच्चों. अब इसका जो सेकंड पार्ट है, उस सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कितने तरह के होते हैं. जैसे अभी एक हाइब्रिडाइजेशन हमने देखा sp3, इससे पहले जो CH4 था उसमें भी sp3 था. लेकिन केवल sp3 हो ये जरूरी नहीं. अगर मान लीजिए एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल इनको मिक्स किया तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा. हाँ, एक s और 2 p हैं तो sp2, sp3, फिर sp3d भी होता है बच्चों. मान लीजिए हमारे पास एक और s ऑर्बिटल है प्योर, 3 p हैं और 2 d हैं तो sp3d2 हो जाएगा. इस तरह से ये जो हाइब्रिडाइजेशन की क्लासिफिकेशन है या कितने तरह के हो सकते हैं, दैट वी विल बी स्टडीइंग इन नेक्स्ट लेक्चर. सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स interpretation, what the hybridization is all about. This part is over. Thank you, बच्चों.